गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, देखते हैं अध्याय 7 की पहली हेडिंग जीवन की उत्पत्ति के बारे में। तो आप ध्यान से समझें, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है, इसके बारे में कुछ प्रयोग हैं जिससे हमें यह समझने का प्रयास होगा। और वह पूरे 100% आंसर तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन हमारे समझ को ज़रूर मजबूत बनाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं जीवन की उत्पत्ति के बारे में। देखिए ध्यान से, जब हम साफ स्वच्छ अंधेरी रात में आसमान की ओर तारों को देखते हैं तो हम लोग इस तरह से बीते हुए समय की ओर देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जब आप कभी भी अपने छतों पे जाते हैं या फिर कहीं खाली जगह पे होते हैं, वहाँ से आप अंधेरे में बादल न हो और आसमान की तरफ जब आप देखते हैं तो आसमान में तारे दिखाई देते हैं। तो ये जो तारे हमें दिखाई देते हैं, क्योंकि उनसे आने वाली जो रोशनी होती है वो हमारी आँखों में जाती है, जिससे हम उन तारों की रोशनी को देख पाते हैं। लेकिन वहाँ से उन तारों से उस रोशनी को आने में हमारी आँखों तक काफ़ी समय लग जाता है। अर्थात प्रेजेंट टाइम में वहाँ की स्थिति को हम नहीं देख पाते हैं। जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं वो भूतकाल की दिखाई देती हैं, क्योंकि प्रेजेंट में हम उसको नहीं देख पाते हैं, क्योंकि वहाँ से प्रकाश को आने में काफ़ी समय लग जाता है। इसलिए जब भी हम स्वच्छ अंधेरी रात में आसमान की ओर तारों को देखते हैं तो हम लोग एक तरह से बीते हुए समय की ओर देखते हैं। तारकीय दूरियों को प्रकाश वर्षों लाइट ईयर में मापा जाता है। ये जो स्टार्स हैं ये काफ़ी दूर होते हैं और इनकी दूरियों को प्रकाश वर्ष लाइट ईयर में मापा जाता है। आज हम जिस वस्तु को तारों के रूप में देखते हैं उसकी प्रकाश यात्रा लाखों वर्ष पूर्व शुरू हुई थी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि आज जो आप अपनी आँखों से तारों को देखते हैं, उनकी रोशनी आपकी आँखों में प्रवेश करती है, आप उसको अनुभूत करते हैं। वह लाइट जो है आपकी आँखों तक पहुँचने में लाखों वर्ष का समय लग गया है, वो आपके पास आने में उसको, अर्थात वह लाखों वर्ष पहले का घटना जो है आपकी आंखों में दिखाई दे रहा है। आज की जो घटना है वह फिर आपको लाखों वर्ष बाद दिखाई देगा, क्योंकि वहाँ से आपको आने में काफ़ी समय लग जाता है। तो आज हम जिस वस्तु को तारों के रूप में देखते हैं उसकी प्रकाश यात्रा लाखों वर्ष पूर्व शुरू हुई थी। वे हमारे करोड़ों अरब मील दूर हैं। ठीक है, वे जो स्टार्स हैं, तारे हैं, वह हमसे करोड़ों अरब मील दूर हैं और हमारी आंखों तक पहुंच रहे हैं। हालांकि हम अपने आसपास की चीज़ों को जब देखते हैं तो वे तुरंत हमें दिखाई देते हैं, क्योंकि वे वर्तमान काल की घटना है। ठीक है, तो जब आप अपने आसपास की चीज़ों को देखेंगे तो वह तुरंत आपको दिखाई देगा, क्योंकि वो आपसे नज़दीक है। वर्तमान काल में आप उसको देखेंगे, लेकिन जब भी आकाश की तरफ आप देखेंगे, तारों को देखेंगे, तो वह प्रेजेंट टाइम की घटना नहीं होगी, क्योंकि वहाँ से रोशनी को आने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। इस तरह से जब हम सितारों को देखते हैं तो हम स्पष्ट रूप से भूतकाल में ताक झाँक कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जब आप सितारों को देखेंगे, स्टार्स को देखते हैं, तो आप प्रेजेंट नहीं पास्ट देखते हैं, भूतकाल में ताक झाँक कर रहे होते हैं। आइए दोस्तों, आगे देखते हैं जीवन की उत्पत्ति के बारे में, अर्थात कैसे जीवन की उत्पत्ति हुई। तो यह प्रेजेंट में जो है हम पास्ट की घटनाओं को याद करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट में तो जीवन की उत्पत्ति हो चुकी है और आप अपने चारों तरफ हरी भरी पृथ्वी को देख रहे हैं। लेकिन इस पृथ्वी पर जीवन की प्रारंभ कैसे हुआ, यह पृथ्वी बना कैसे, इन सारी चीज़ों की कहानी जो है आपको जीवन की उत्पत्ति में बताने जा रहे हैं हम।
तो आप जो है इसे ध्यान से समझने की कोशिश करें। देखिए स्टूडेंट्स, जीवन की उत्पत्ति को ब्रह्मांड के इतिहास में एक अनूठी घटना माना जाता है। ठीक है, तो जो जीवन की उत्पत्ति है, ऑरिजिन ऑफ लाइफ है, यह ब्रह्मांड के इतिहास में एक अनूठी घटना माना गया है, एक यूनिक घटना है। ब्रह्मांड विशाल है जिसकी कोई सीमा नहीं है। ब्रह्मांड विशाल है, सही मायने में कहा जाए तो पृथ्वी ही अपने आप में ब्रह्मांड की एक कणिका मात्र है। ब्रह्मांड इतना विशाल है कि अगर ब्रह्मांड में अपनी पृथ्वी को देखा जाए कि ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी कितनी बड़ी है, तो एक कणिका के बराबर है, एक बालू के रेत के कण के बराबर है हमारी पृथ्वी उस ब्रह्मांड के आगे। ब्रह्मांड विशाल है, सही मायने में कहा जाए तो पृथ्वी ही अपने आप में ब्रह्मांड की एक कणिका मात्र है। ब्रह्मांड अत्यंत ही प्राचीन, लगभग 20,000 करोड़ अर्थात 200 बिलियन वर्ष पुराना है। तो ब्रह्मांड, हमारा यूनिवर्स जो है वह अत्यंत ही प्राचीन है, लगभग 20,000 करोड़ वर्ष पुराना है, 200 बिलियन वर्ष पुराना है। ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं के विशाल समूह समेकित हैं। ब्रह्मांड में आकाश गंगाएं पाई जाती हैं, विशाल समूह के रूप में ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में आकाश गंगाएं पाई जाती हैं। आकाश गंगाओं में सितारों और गैसों के बादल और धूल समाहित रहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इस ब्रह्मांड में अनेकों आकाश गंगाएं पाई जाती हैं। इन आकाश गंगाओं में सितारों और गैसों के बादल, धूल समाहित होते हैं, पाए जाते हैं। ब्रह्मांड के आकार को ध्यान में रखते हुए पृथ्वी केवल एक बिंदु या कणिका मात्र है। ब्रह्मांड के आकार को अगर ध्यान दिया जाए और अपनी पृथ्वी को देखा जाए तो अपनी पृथ्वी जो है इस ब्रह्मांड के सामने एक बिंदु, एक पॉइंट, एक कणिका मात्र है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में हमें बिग बैंग नामक महाविस्फोट के सिद्धांत कुछ बताने का प्रयास करता है। ब्रह्मांड कैसे बना है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो इसके बारे में एक बिग बैंग सिद्धांत है। बिग बैंग का महाविस्फोट सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में हमें जानकारी देने का प्रयास करता है। यह एक अनोखी कल्पना से परे महाविस्फोट का भौतिक रूप है। यह एक अनूठी कल्पना से परे महाविस्फोट का भौतिक रूप है। इस सिद्धांत के अनुसार, बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार, ब्रह्मांड का विस्तार हुआ और तापमान में कमी आई। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में हमें बिग बैंग नामक महाविस्फोट के सिद्धांत कुछ बताने का प्रयास करता है, और यह एक अनूठी कल्पना से परे महाविस्फोट का भौतिक रूप है। इसके फलस्वरूप ब्रह्मांड का विस्तार हुआ और तापमान में कमी आई। कुछ समय बाद हाइड्रोजन और हीलियम गैसें बनी। महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार, बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार, पहले जो है ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, तापमान में कमी आई, कुछ समय बाद हाइड्रोजन और हीलियम गैसें बनी। ये गैसें गुरुत्वाकर्षण के कारण सघनीभूत हुई। ये गैसें जो हैं ग्रेविटेशन के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण सघनीभूत हुई, इकट्ठी हुई, और वर्तमान ब्रह्मांड की आकाश गंगाओं का गठन हुआ। तो स्टूडेंट्स, हम आपको बता रहे थे कि ये गैसें जो हैं गुरुत्वाकर्षण के कारण सघनीभूत हुई, एक दूसरे के नज़दीक आईं और वर्तमान ब्रह्मांड की आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। तो आप देख रहे हैं कि बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार, बिग बैंग महाविस्फोट का सिद्धांत एक भौतिक रूप है जिसके कारण ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, तापमान में कमी आई, बाद में हाइड्रोजन और हीलियम गैसें बनी,
ये गैसें गुरुत्वाकर्षण के कारण इकट्ठी हुई और वर्तमान ब्रह्मांड की आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। मिल्की वे नामक आकाश गंगा की सौर मंडल में पृथ्वी की रचना 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व माना जाता है। तो जो मिल्की वे आकाश गंगा है, इसमें हमारी पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी की रचना आप देख रहे हैं 450 करोड़ पहले माना जाता है। मिल्की वे नामक आकाश गंगा के सौर मंडल में पृथ्वी की रचना 4.5 बिलियन पहले माना जाता है, अर्थात 450 करोड़ वर्ष पहले माना जाता है। प्रारंभिक अवस्था में पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं था। जब पृथ्वी बना तो पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं था, एटमॉस्फेयर नहीं था। जल, वाष्प, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया आदि धरातल को ढकने वाले गलित पदार्थों से निर्मुक्त हुए हैं। तो आप देख रहे हैं कि पृथ्वी के बनने के बाद पृथ्वी का वायुमंडल नहीं था। जो भी गैसें हैं वे धरातल को ढकने वाले गलित पदार्थों से निकली हैं। धरातल को ढकने वाले गलित पदार्थों से निर्मुक्त हुई हैं। जल, वाष्प, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया आदि। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें, सूर्य से जो अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं, पराबैंगनी किरणें आती हैं, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें किरणों ने पानी को H2 और O2 में विखंडित कर दिया। तो सूर्य से जो अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं वे H2O को तोड़ दिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, और हल्की हाइड्रोजन मुक्त हो गई। जो हल्के हाइड्रोजन थे वे वातावरण में चले गए, एटमॉस्फेयर में चले गए। ऑक्सीजन ने अमोनिया और मीथेन के साथ मिलकर पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसों आदि की रचना की। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि सूर्य से जो आने वाली पराबैंगनी किरणें थीं, अल्ट्रावायलेट रेस थीं, वे पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विखंडित कर दी, H2O को तोड़ दी H2 और O2 में, और हाइड्रोजन था जो हल्का था वह मुक्त होकर एटमॉस्फेयर में चला गया। ऑक्सीजन जो है अमोनिया और मीथेन के साथ मिलकर पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसों की रचना की। पृथ्वी के चारों ओर ओजोन परत का गठन हुआ। ऑक्सीजन जो था O2 से मिलकर O3 बनाया, जिसके कारण पृथ्वी के चारों ओर ओजोन परत का गठन हुआ, जिससे अल्ट्रावायलेट किरणें पृथ्वी पर आनी कम हो गईं। जब पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हुई तो जलवाष्प बरसात के रूप में बरसी और गहरे स्थान भर गए। पृथ्वी की सतह पर जो गड्ढे थे वह जलवाष्प के रूप में बरसने के कारण, पहले तो पृथ्वी की सतह बहुत गर्म थी, ज्यों ही जल बरसता था तुरंत जो है भाप बन के उड़ जाता था। जैसे आप देखते हैं गर्म तावे पर जब पानी गिरता है तो भाप बन के उड़ जाता है, उसी तरह से जब पानी गिरता था तो भाप बन के उड़ा। लाखों वर्षों तक ऐसा हुआ, लेकिन जब धीरे धीरे पृथ्वी के ऊपरी सतह ठंडी हुई तो जहाँ पे गड्ढे थे वहाँ पे पानी इकट्ठा होने लगा, जिससे महासागर की रचना हुई। पृथ्वी की उत्पत्ति के लगभग 50 करोड़ वर्ष बाद, अर्थात लगभग 400 करोड़ वर्ष पहले जीवन प्रकट हुआ। तो पृथ्वी के बनने के 50 करोड़ वर्ष बाद, लगभग 400 करोड़ वर्ष पहले जीवन का प्रकट हुआ। क्या जीवन अंतरिक्ष से आया था? तो आप देख रहे हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति के लगभग 500 मिलियन वर्ष बाद, अर्थात लगभग 400 करोड़ वर्ष पहले जीवन प्रकट हुआ।
अब यह जीवन जो है कहाँ से आया था, यह प्रश्न है। क्या जीवन अंतरिक्ष से आया था? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसके अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने तर्क के अनुसार अलग अलग बातें कहीं। तो आइए देखते हैं इन वैज्ञानिकों ने क्या क्या कहा, उनकी बातों को समझने की कोशिश करते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का यह विश्वास है कि अंतरिक्ष से ही आया है। कुछ वैज्ञानिक यह मानते थे कि जीवन जो है अंतरिक्ष से आया है। पूर्व ग्रीक विचारकों का मानना है कि जीवन की स्पोर नामक इकाई, पूर्व ग्रीक विचारक यह मानते हैं कि जीवन की स्पोर नामक इकाई विभिन्न या अनेक ग्रहों में स्थानांतरित हुई, पृथ्वी जिनमें से एक थी। तो कुछ ग्रीक विचारक यह मानते हैं कि जीवन का स्पोर अनेक ग्रहों में ट्रांसफर हुआ, उसमें से एक पृथ्वी भी था जहाँ पर जीवन का स्पोर आया और यहाँ पर जीवन की शुरुआत हुई। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि ग्रीक विचारक यह मानते हैं कि जीवन स्पोर नामक इकाई के रूप में अनेक ग्रहों पर ट्रांसफर किए गए, अनेक ग्रहों पर पहुंचे और उसमें से एक ग्रह पृथ्वी भी था। कुछ खगोल वैज्ञानिक सर्वबीजाणु पैनस्पर्मिया को अभी भी अपना पसंदीदा सिद्धांत मानते हैं। तो कुछ खगोल वैज्ञानिक ऐसे हैं जो सर्वबीजाणु को अपना पसंदीदा सिद्धांत मानते हैं और उन्होंने जीवन की उत्पत्ति इस आधार पर बताई है। काफ़ी समय तक यह भी माना जाता रहा कि जीवन क्षयमान और सड़ती हुई सामग्री जैसे कि भूसे, कीचड़ आदि से प्रकट हुआ है। ठीक है, तो कुछ समय तक यह भी माना गया कि जीवन की शुरुआत जो है, जो चीज़ें सड़ती हैं, नष्ट हो रही हैं, भूसे, कीचड़ आदि से प्रकट हुआ है। लेकिन यह जो स्वतः जनन स्पोंटेनियस जनरेशन नामक सिद्धांत था, उसे लुई पास्चर के प्रयोगों ने समाप्त कर दिया। आइए देखते हैं लुईस पास्चर ने अपना क्या प्रयोग किया था। लुईस पास्चर ने सावधानी पूर्वक प्रयोग को करते हुए यह प्रदर्शित किया कि जीवन पहले से विद्यमान से ही निकल कर आता है। जीवन जो है वह पहले से उपस्थित जीवन से ही निकल कर आता है। जीवन की शुरुआत भूसे, कीचड़ आदि से नहीं होता है, सड़ती हुई क्षयमान चीज़ों से नहीं होता है। जीवन पहले से विद्यमान जीवन से ही आता है। इसके लिए उन्होंने यह प्रदर्शित किया कि पहले से जीवाणु रहित किए गए फ्लास्क में मृत इष्ट से जीव नहीं पैदा होते हैं। अगर आपके पास फ्लास्क हो जो पहले से जीवाणु रहित हो, बैक्टीरिया उसमें नहीं है, ऐसे फ्लास्क में मृत इष्ट से जीव नहीं पैदा होते हैं। जबकि दूसरे खुले फ्लास्क में मृत इष्ट को रखने से कुछ समय बाद नए जीव आ जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि अगर फ्लास्क खुला हो तो वहाँ पर जीवन की शुरुआत हो सकती है, लेकिन अगर फ्लास्क बंद हो और उसमें जीवाणु रहित हो तो वहाँ पे जीवन की शुरुआत नहीं हो सकती है। अर्थात इस प्रयोग से यह स्पष्ट हो गया कि जीवन की शुरुआत पहले से उपस्थित जीवन से ही हुआ है। ठीक है, तो पहले से जीवाणु रहित किए गए फ्लास्क में मृत इष्ट से जीव नहीं पैदा होते, जबकि दूसरे खुले फ्लास्क में मृत इष्ट को रखने से कुछ समय बाद नए जीव आ जाते हैं। इस प्रकार से स्वतः जनन सिद्धांत को एक बार सदा के लिए खारिज कर दिया गया था। तो इस तरह इस प्रयोग से जनन सिद्धांत, जो स्वतः जनन सिद्धांत है, एक बार सदा के लिए खारिज कर दिया गया। हालांकि इन सब बातों से यह उत्तर नहीं मिलता कि पृथ्वी पर जीवन सबसे पहले कब आया। जो भी बातें कही गईं, इन बातों से हमें यह जानकारी नहीं मिलती कि पृथ्वी पर जीवन सबसे पहले कब आया। आइए देखते हैं कुछ अन्य वैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए सिद्धांत
जिसके आधार पर जीवन की उत्पत्ति के बारे में आप कुछ जान पाएं। रूस के ओपैरिन और इंग्लैंड के हाल्डेन, रूस के ओपैरिन और इंग्लैंड के हाल्डेन नामक वैज्ञानिकों ने यह प्रस्तावित किया कि जीवन का पहला स्वरूप पूर्व विद्यमान जीवन रहित कार्बनिक अणु से आया हुआ हो सकता है। ओपैरिन और हाल्डेन नामक वैज्ञानिकों ने, जो रूस और इंग्लैंड के थे, उन्होंने यह प्रस्तावित किया कि जीवन का जो पहला स्वरूप है वह पूर्व विद्यमान जीवन रहित कार्बनिक अणुओं से आया हुआ हो सकता है। वे कार्बनिक अणु जैसे आरएनए, प्रोटीन इत्यादि, इनसे जीवन का पहला स्वरूप आया हुआ हो सकता है। और जीवन की वह रचना उस रासायनिक विकास के बाद घटित हुई थी जिससे अकार्बनिक संगठकों से विभिन्न कार्बनिक अणुओं का निर्माण हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देख रहे हैं कि ओपैरिन का सिद्धांत, हाल्डेन का सिद्धांत ने जो अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया जीवन की उत्पत्ति के बारे में, ये सिद्धांत कुछ वैज्ञानिक तरीके से जीवन की उत्पत्ति के बारे में समझने का हमारा सोच बनाते हैं। उन्होंने कहा कि जीवन का पहला स्वरूप जो था वह पूर्व विद्यमान जीवन रहित कार्बनिक अणुओं से आया हुआ हो सकता है। आरएनए, प्रोटीन इत्यादि के मिलने से जीवन का आरंभ हुआ हो सकता है। जीवन की वह रचना उस रासायनिक विकास के बाद घटित हुई थी जिससे अकार्बनिक संगठकों से विभिन्न कार्बनिक अणु का निर्माण हुआ। तो आप देख रहे हैं कि कार्बनिक अणु जो हैं वे कैसे बने, तो कार्बनिक अणु जो हैं वह अकार्बनिक पदार्थों से बने हुए हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि इसके क्या प्रूफ हैं, क्या सबूत हैं कि अकार्बनिक अणुओं से कार्बनिक अणुओं का निर्माण हुआ। ठीक है, इसके क्या प्रूफ हैं, देखें ध्यान से। इसके प्रूफ के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। उस समय पृथ्वी की अवस्था उच्च ताप युक्त, जब अकार्बनिक अणुओं से कार्बनिक अणु का निर्माण हो रहा था, अकार्बनिक अणु बन रहे थे, उस समय पृथ्वी की स्थिति क्या थी? उस समय पृथ्वी की अवस्था उच्च ताप युक्त थी। पृथ्वी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था। ज्वालामुखी तूफान, पृथ्वी पर ज्वालामुखी तूफान आते थे। तूफान आने वाली तथा वायुमंडल में मीथेन, अमोनिया आदि की कमी वाली थी। तो उस समय जब अकार्बनिक से कार्बनिक अणुओं का निर्माण हो रहा था, उस समय पृथ्वी की अवस्था उच्च ताप युक्त थी, टेम्परेचर ज़्यादा था, ज्वालामुखी तूफान वाली थी, वायुमंडल में मीथेन, अमोनिया आदि की कमी वाली थी, वायुमंडल में मीथेन, अमोनिया आदि की कमी वाली थी। इसको कैसे मान लिया जाए? ऐसा था। अकार्बनिक अणुओं से कार्बनिक अणुओं का निर्माण हुआ, कैसे मान लिया जाए कि वायुमंडल में मीथेन, अमोनिया आदि गैसें थीं जिससे कार्बनिक अणु बन गया? इसके लिए एक वैज्ञानिक, अमेरिका के वैज्ञानिक एसएल मिलर ने 1953 में अपनी प्रयोगशाला में इसी पैमाने की स्थितियां पैदा की, अर्थात पृथ्वी की स्थिति पैदा की, उच्च तापयुक्त बनाया, चिंगारियां उसमें पैदा की, मीथेन, अमोनिया, जल आदि गैसों को प्रवाहित किया, कंडीशन अप्लाई किया और देखा कि क्या अकार्बनिक पदार्थ बनते हैं। इसने एक बंद फ्लास्क में मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया तथा 800 डिग्री सेल्सियस पर ताप के साथ एक विद्युत डिस्चार्ज किया और अमीनो अम्ल बनता है। तो वैज्ञानिक एसएल मिलर ने 1953 में अपने प्रयोगशाला में अमीनो एसिड बना दिया अकार्बनिक पदार्थ से। मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया 800 डिग्री सेल्सियस ताप पर एक विद्युत स्पार्क करके अमीनो एसिड का निर्माण किया। देखते हैं स्टूडेंट्स फिगर के बारे में, देखें ध्यान से। मिलर के प्रयोग का आरेखीय निरूपण यहाँ पे दिखाया गया है।
जिसमें आप देख रहे हैं कि गैस के रूप में हाइड्रोजन, जल, अमोनिया, मीथेन ये सब गैसें हैं। यहाँ पर स्पार्किंग के लिए आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोड लगाया गया है, जहाँ से स्पार्क पैदा किया जाता है। जैसे पृथ्वी के वातावरण में बिजलियाँ चमकती थीं, स्पार्किंग होता था, वैसा वातावरण यहाँ पे बनाया गया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं उबलता हुआ जल है, क्योंकि पृथ्वी पर जो भी पानी गिरता था वो भाप बन के उड़ जाता था। उस माध्यम को यहाँ पे क्रिएट करने के लिए जल को उबाला जा रहा है, ताकि जल जो है भाप के रूप में ऊपर आए। वैक्यूम पंप यहाँ पे लगाया गया है। यह जो है जल भाप के रूप में आप देख रहे हैं यहाँ पे आ रहा है। इसके साथ हाइड्रोजन है, अमोनिया है, मीथेन है, स्पार्किंग हो रही है, ठीक है, जिससे आपस में यह टूट रहे हैं, बन रहे हैं। इनको ठंडा करने के लिए आप देख रहे हैं जल अंदर जा रहा है, ठंडा जल, और वह उसकी उष्मा को सोखकर गर्म जल के रूप में बाहर आ रहा है। यह प्रक्रिया जो है हो रहा है, बार बार ऐसी क्रिया हो रही है। काफ़ी महीनों तक यह प्रक्रम चलता रहा, और यहाँ पे जो भी पदार्थ इकट्ठे हुए उनको निकाला गया, और निकाल कर जांचा गया तो पता चला कि कार्बनिक यौगिक वाला जल तैयार हो गया। कार्बनिक यौगिक बन गया अकार्बनिक पदार्थों से, मीथेन, अमोनिया, जल, हाइड्रोजन से, और अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक यौगिक बन गया। अमीनो एसिड का निर्माण हुआ। इस तरह से मिलर ने अपने प्रयोगों के द्वारा सिद्ध किया कि कैसे अकार्बनिक से कार्बनिक अणु बन सकते हैं। दूसरे वैज्ञानिकों ने इसके आगे का प्रयोग किया और उन्होंने आगे के बताएं। अन्य लोगों ने भी ठीक इसी प्रकार से प्रयोग करके शर्कराओं का निर्माण किया, नाइट्रोजन क्षारक का निर्माण किया, वर्णकों तथा वसा आदि प्राप्त किए। उल्काओं की अंतःवस्तुओं के विश्लेषण से प्रकट हुआ कि ठीक ऐसी ही प्रक्रिया अंतरिक्ष के किसी अन्य स्थान पर घटित होती रही होंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देख रहे हैं कि मिलर ने अपने प्रयोग के द्वारा यह सिद्ध कर दिया कि अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थ का निर्माण हुआ। दूसरे वैज्ञानिकों ने शर्करा, नाइट्रोजन, क्षारक, वर्णक, वसा आदि का निर्माण किया, और उल्काओं की अंतर्वस्तुओं के विश्लेषण से प्रकट हुआ कि ठीक ऐसी ही प्रक्रिया अंतरिक्ष के किसी अन्य स्थान पर घटित होती रही होंगी। सीमित साक्ष्यों के आधार पर निराधार कल्पना वाली कहानियों के पहले भाग अर्थात रासायनिक विकास को भी थोड़ी बहुत मात्रा के रूप में स्वीकृत किया जा सकता है। ठीक है, तो रासायनिक विकास के द्वारा जीवन की उत्पत्ति हुई, इस बात को भी हमें स्वीकृत करना है। इसके प्रूफ आप देख रहे हैं, ऐसा हुआ होगा। हमें यह आभास ही नहीं है कि जीवन का स्वतः प्रतिकृतिक्षम चयापचयी कैप्सूल कब पैदा हुआ। हमें यह आभास नहीं है कि जीवन का स्वतः प्रतिकृतिक्षम चयापचयी कैप्सूल कब पैदा हुआ। जीवन का प्रथम अकोशिकीय रूप 3 अरब यानी 300 करोड़ 3 बिलियन वर्ष पूर्व पैदा हुआ होगा। तो जीवन का जो प्रथम अकोशिकीय रूप था वह 3 अरब वर्ष पूर्व पैदा हुआ होगा। वे भीमकाय अणु आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड के रहे होंगे। एक कैप्सूल अपने अणुओं का जनन भी करते रहे होंगे, अपने जैसा बनाते भी रहे होंगे। सर्वप्रथम कोशिकीय प्रकार का जीवन का रूप 200 करोड़ वर्ष तक प्रकट नहीं हुआ होगा। तो आप देख रहे हैं कि शुरू में 200 करोड़ वर्ष तक कोशिकीय प्रकार में जीवन की उत्पत्ति नहीं हुई होगी। जीवन का प्रथम अकोशिकीय रूप 3 खरब वर्ष पहले पैदा हुआ होगा, और वे भीमकाय अणु रहे होंगे, आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड। एक कैप्सूल अपने अणुओं का जनन भी करते रहे होंगे, अपने जैसा बनाते भी रहे होंगे। सर्वप्रथम कोशिकीय प्रकार का जीवन रूप 200 करोड़ वर्ष तक प्रकट नहीं हुआ होगा। कदाचित ये एक कोशिकीय रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो बना वह एक कोशिकीय रहा होगा। सभी रूप उस समय जलीय वातावरण में ही रहे होंगे। जो भी चीजें बनी थीं वह सब चीजें जो हैं जल में ही बनी थीं, जलीय वातावरण में ही रहे होंगे।
अजीवात जनन अर्थात जीवन के अजीवों से उत्पत्ति के सिद्धांत को, अजीवात जनन अर्थात जीवन की अजीवों से उत्पत्ति के सिद्धांत को, स्वीकृत को आज बहुमत मिला है। ये जीवन की उत्पत्ति हुई है वह अजीवों से हुई है, आरएनए प्रोटीन पॉलीसेकेराइडों से हुई है। अजीवात जनन अर्थात जीवन की अजीवों से उत्पत्ति के सिद्धांत की स्वीकृति को आज बहुमत मिला है। फिर भी एक बार बन चुकने पर किस प्रकार कोशिकीय जीवन की प्रथम प्रतिनिधियों ने आज की जटिल जैव विविधता प्राप्त की, फिर भी एक बार बन चुकने पर किस प्रकार कोशिकीय जीवन की प्रथम प्रतिनिधियों ने, कोशिकीय जीवन के प्रथम प्रतिनिधियों ने आज की जटिल जैव विविधता प्राप्त की, इस पर आगे की चर्चा की गई है। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे कि एक बार जब जीवन कोशिकीय जीवन का प्रथम प्रतिनिधि बना, उसके बाद यह कैसे आगे चला और आज की जो जटिल जैव विविधता है वो कैसे प्राप्त हुई, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में चर्चा करेंगे। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।